आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम भूकर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक पूरी पढ़ेंगे, जो कि महामैराथन में लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच क्लास होगी। इसमें हम क्लास 6 के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट्स के थ्रू करेंगे। आप इसे, अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6। पूर्ण चंद्रमा की रात को पूर्णिमा कहा जाता है और पूर्णिमा के 15 दिन बाद क्या आती है? अमावस्या आती है। तारों का समूह है नक्षत्र मंडल। और याद रखना, सूर्य एक तारा है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। जो जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें सभी को याद करना है। अगर आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें एनसीईआरटी बुक्स जरूरी हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम 6 के बाद 7th 8th 9th 10th इस तरह से भी बुक्स करेंगे। ठीक है। तारों का आकार बहुत बड़ा होता है, उसके पास उष्मा का एक प्रकाश होता है। जैसे सूर्य एक तारा है, उसी तरह जो भी बाकी तारे होते हैं उनके वो भी सूर्य की तरह ही चमकते हैं और उनके पास उष्मा का खुद का प्रकाश होता है। वो जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, क्योंकि तारा खुद खुद का एक प्रकाश होता है, उसी में चमकते हैं। जैसे ग्रह ग्रह की विशेषता क्या होती है? नो लाइट नो हीट। ना तो इसके पास खुद की उष्मा होती है, ना ही गर्मी होती है। सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य से उष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। और ग्रह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है। ठीक है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कुल सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब थोड़ा सा इसे बात करते हैं ट्रिक के द्वारा कि याद कैसे करना है, क्योंकि ये क्रम कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको बताती हूँ याद कैसे करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वार से। जैसे आपको वार तो आते होंगे, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से। ठीक है। बुधवार से स्टार्ट करना है। बुधवार हो गया, फिर बुधवार का एक दिन छोड़ दिया आपने, गुरुवार, शुक्रवार आ गया। फिर शनिवार छोड़ दिया, रविवार, और रविवार की जगह हम पृथ्वी ले लेते हैं। फिर रविवार के बाद सोमवार छोड़ दिया, मंगलवार आ गया। मंगलवार के बाद बुधवार छोड़ दिया, बृहस्पतिवार आ गया। फिर शुक्रवार छोड़ दिया, शनिवार आ गया। और लास्ट में यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, याद हो गया। मतलब स्टार्ट करना है बुधवार से और एक बार छोड़कर इसी तरह से चलना है। जैसे बुधवार को, फिर गुरुवार बृहस्पति छोड़कर शुक्रवार, शनिवार छोड़कर रविवार जिसे हम पृथ्वी मानेंगे, फिर सोमवार छोड़कर मंगलवार, बुधवार छोड़कर बृहस्पति और शुक्र छोड़कर शनिवार, और यूरेनस नेपच्यून। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी जो सौरमंडल है उसमें क्या क्या है? एक तो सूर्य है, 8 ग्रह जो मैंने अभी बताई हैं। इसके अलावा उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरह इसके अलावा बहुत सारे खगोलीय पिंड है। ये मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लगभग दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी की जुड़वां बहन शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वां बहन, अगर क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी की जुड़वां बहन क्या है, तो शुक्र है, क्योंकि इसका आकार व आकृति पृथ्वी के समान है। यानी लगभग समान है। किसके समान है? शुक्र के समान है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में प्लूटो और 2003 यूबी 313 खगोलीय पिंड को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया। यानी पहले प्लूटो भी था, लेकिन उसके बाद 2006 में कब किया? 2006 में ग्रह की सूची से बाहर कर दिया। अब थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी दूरी में तीसरा है। ठीक है, याद रखना, सूर्य से दूरी में तीसरा है और आकार में 5वां स्थान है। आकार में 5वां स्थान है। इसका एकमात्र उपग्रह जिसे चंद्रमा कहा जाता है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर 2/3 पानी है और इस पर ऑक्सीजन के कारण जीवन संभव है। याद रखना, दूरी में तीसरा है, आकार में 5वां है, एकमात्र उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है। नीला ग्रह क्योंकि 2/3 पानी है और ऑक्सीजन जिसके कारण जीवन संभव है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, व्यास पृथ्वी का लगभग 1/4, मतलब पृथ्वी का 1/4 पार्ट है इसका व्यास है।
अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है लगभग 27 दिन में। अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, जिस तरह पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी तरह से चंद्रमा भी लगाता है। और कितना टाइम लेता है? 27 दिन। लगभग पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर दूरी है। पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन मैंने बता दिया अभी। और नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये भी याद रखना है, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और कब पहुंचे थे? 20 जुलाई 1969 को। याद रखना, 20 जुलाई 1969 को नील चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? यानी ग्रह का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि बहुत साल पहले जब विस्फोट हुआ था तो उस टाइम क्या हुआ? ग्रह से टूटकर अलग हो गए। और कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है। मतलब लाखों आकाश गंगा जब मिलती है तो उसे हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। समझ आ गया आपको? थोड़ा सा मैं इस पहले रिवीजन करा देती हूँ, फिर अगले पेज पर चलेंगे। चंद्रमा पहले बताया, पूर्णिमा अमावस्या के बारे में, फिर नक्षत्र मंडल के बारे में बताया है, ग्रह के बारे में बताया है, तारों के बारे में, फिर 8 ग्रह कौन कौन से हैं उनका क्रम आ जाएगा, मैंने बता दिया क्रम क्या है। उसके बाद शुक्र को जुड़वां बहन कहा जाता है। लगभग दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी की। और 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया ग्रह की श्रेणी में। पृथ्वी के बारे में दूरी में तीसरा, आकार में 5वां, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। और नीला ग्रह 2/3 पानी के कारण ऑक्सीजन। चंद्रमा के बारे में फिर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और अपने अक्ष पर 27 दिन में चक्कर लगाता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। वैसे तो मैंने आपको इस बारे में बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और समझा देती हूँ। ये हमारा ग्लोब है और ये है 0 डिग्री, जिसे विषुवत वृत्त रेखा कहा जाता है। इसके अलावा इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी जो भूमि है इसके मध्य से गुजरते, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री जो है विषुवत वृत्त रेखा। उसके बाद जो उत्तरी गोलार्ध में, ये ऊपर वाला हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। जो ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तरी अक्षांश रेखा है। यानी जो उत्तरी, ये जो ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध होगा, और जो भी अक्षांश होंगे उसके साथ उत्तरी अक्षांश लगेंगे। और जो भूमध्य रेखा के नीचे है वो दक्षिण अक्षांश है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद बात करते हैं 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, और 86.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव व्रत कहा जाता है। इसके अलावा 86.5 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव व्रत है इसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से भी जानते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है इसे हम अंटार्कटिक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है इसलिए अंटार्कटिक, और ऊपर आर्कटिक है तो इसे आर्कटिक के नाम से। और जो 90 डिग्री हो गया उसे हम उत्तरी ध्रुव के नाम से, और जो 90 डिग्री दक्षिणी है उसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। समझ आ गया? पहले रेखा है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा, फिर उत्तरी ध्रुव या फिर आर्कटिक वृत्त, और नीचे अंटार्कटिक वृत्त या दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। अब जो कि ये पार्ट है इतना, ठीक है, इसे हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सूर्य हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सीधा चमकता है, इसके अलावा वह सीधा नहीं चमकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। और जो ये बच गया ये शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध क्योंकि ये दक्षिण गोलार्ध में है, लेकिन हम वैसे इसे दक्षिणी सीधा शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखना 23.5 से 86 डिग्री के बीच उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में शीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ये जो पार्ट है शीत कटिबंध, और नीचे ये शीत कटिबंध, यानी 66.5 से 90 डिग्री, 66.5 से 90 डिग्री ऊपर भी
66 से 90 डिग्री, इसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। समझ आ गया, सिंपल सी बात है। 23.5 डिग्री के बीच आ गया उष्ण कटिबंध, और फिर 23.5 से 66, 23.5 से 66 आ गया शीतोष्ण कटिबंध, और फिर ऊपर जो 66 से 90, 66 से 90 शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब देख आगे बात करते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। लगभग 111 किलोमीटर है, कन्फर्म नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, याद रखना, अक्षांशों की कुल संख्या 181 है, जबकि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है, न कि 181 है। तो याद रखना, अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181 और अक्षांशों की संख्या नहीं, अक्षांश तो है कुल 181, लेकिन अक्षांश रेखा है 179 यानी 179। क्यों? क्योंकि जो ये 90 डिग्री ध्रुव है और 90 डिग्री ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इससे ये एक पॉइंट के रूप में है, एक पॉइंट के रूप में है, इसलिए इसे हम अक्षांश रेखा नहीं लेकिन अक्षांश मानते हैं। तो याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए अक्षांश रेखा कितनी है तो आप लिखोगे 179, और अगर आपसे पूछ ले अक्षांश कितने हैं तो आप लिखोगे 181। ठीक है, अब बात करते हैं याम्योत्तर यानी देशांतर के बारे में। ठीक है, जिस तरह से भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री है, उसी तरह से जो ये है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री है जिसे हम प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जानते हैं, जो कि ये समय रेखा भी है। 0 डिग्री को हम समय रेखा के भी नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, और इसके पूर्व में हो गया पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में हो गया पश्चिमी गोलार्ध। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 111.3 किलोमीटर। ठीक है, जो कि कहाँ पर होगी? जो कि विषुवत रेखा पर होगी। याद रखना, ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर के बीच की दूरी कम हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो, ये दो देशांतर है, इनके बीच की दूरी यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एकदम से कम हो गई है। ठीक है, तो ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर के बीच की दूरी कम हो जाती है, और अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आए तो दो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और मैक्सिमम कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। और कुल देशांतर कितने हैं? 360। ठीक है, याद रखना, कुल देशांतर है 360। और जो ये प्रमुख याम्योत्तर है जिसे मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, जिसे हम जीएमटी यानी हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक होती है 180 डिग्री रेखा, 180 डिग्री रेखा जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बात करते हैं, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, भारत में क्योंकि पूर्वी देशांतर जैसे भारत यहाँ पर है, ठीक है, और ये कौन सी है? 0 डिग्री है, और यानी यहाँ से लगभग यहाँ से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया है। यह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। याद रखना, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया है। यह ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। यानी जैसे यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, काम पर 0 डिग्री रेखा पर जो याम्योत्तर है मुख्य ग्रीनविच रेखा उस पर 12 बज रहे हैं, तो भारत में टाइम क्या होगा? भारत में अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में लगभग हो जाएगा शाम के, लगभग नहीं, शाम के 5:30। ठीक है, 5:30 शाम के, यहाँ पर दोपहर का, यानी यहाँ का टाइम आगे है। कहाँ का? भारत का टाइम आगे है, क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे हम बात करते हैं, आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ किस तरह से होता है। कुल देशांतर कितनी है? 360 देशांतर है, 360 देशांतर है, और पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा करती है, यानी 24 घंटे में उसे 360 डिग्री घूमना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 डिग्री घूमने में उसे कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। समझ आ गया? तो इसलिए जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है, अगर वो 1 डिग्री पर आएगी तो वहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 4 मिनट आगे हो जाएगा, और इस हो जाएगी जब पश्चिम की ओर तो 4 मिनट कम हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा मैं दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ इस पेज का। पहले तो मैंने बताया है गोलार्ध के बारे में, जैसे जो अक्षांश रेखा कटिबंध इसके बारे में बताया है। उसके बाद देशांतर की बात की है, दो देशांतर
के बीच की दूरी और कुल देशांतर कितने हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी और अक्षांश रेखा कुल कितनी है, फिर दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी और कुल देशांतर कितने हैं। आपको ये सब याद रखना है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भी याद रखना, जो भारत का है, जो कितना टाइम आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। और एक देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है। ये सब आपको याद रखना है। अब अगली बात करते हैं अगले चैप्टर की ओर। घूर्णन गति या फिर घूर्णन गति को हम दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, जब पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए जो ये रेखा है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसीलिए इसे 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा है। इसलिए सूर्य भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यानी 23.5 डिग्री तक, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री तक सीधा चमकता है। समझ आ गया। और ये 66.5 डिग्री को मानते हैं, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है, और 23.5 जब हम इसे कम करते हैं तो 66.5 आएगा। समझ आ गई बात। तो याद रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और घूर्णन गति या दैनिक गति एक ही होती है, और अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी कितना टाइम लेती है, 24 घंटे में। और परिक्रमण क्या कहते हैं इसे, एक बात और, घूर्णन गति को आप परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं। यानी घूर्णन कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, परिभ्रमण गति तो कंफ्यूज नहीं होना है। परिभ्रमण यानी घूर्णन, दैनिक, ये तीनों एक ही है। परिभ्रमण, घूर्णन और दैनिक गति ये तीनों एक ही है। और परिक्रमण, जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं ना, इस तरह से वो होता है परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमा याद रखना। परिक्रमण इसे हम वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं, और जो कि लगाती है पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटों में। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लेती है। और एक आपको बता देती हूँ, इसीलिए तो जैसे 6 घंटे, 6 जैसे 6 + 6 + 6 + 6 यानी कितना हो गया, 6 12 18 24, यानी 24, यानी हर चौथे साल एक दिन ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए फरवरी 29 की होती है, हर चौथे साल में फरवरी 29 दिन की होती है, ताकि वो पूरा हो जाए। समझ आ गया आपको बात। परिक्रमण गति क्या है और घूर्णन या परिभ्रमण गति क्या है। परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करनी। ठीक है, दोनों भी याद रखना है आपको। ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, परिभ्रमण गति है या फिर परिक्रमण गति है। तो याद रखना, दैनिक गति यानी जो घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण गति है, उससे दिन रात होते हैं, उससे दिन रात होते हैं। लेकिन जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, ऋतु परिवर्तन यानी सर्दी और गर्मी, वसंत ऋतु, ये जो भी ऋतु है उसका कारण क्या है, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी का झुकाव। ठीक है, दोनों है, पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी का झुकाव। जैसे इस तरह से आता है, आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया, ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। जैसे यहाँ पर दे दिया, 1 पृथ्वी की परिक्रमण गति, 2 में दे दिया पृथ्वी का झुकाव, 3 में दे दिया पृथ्वी की परिभ्रमण गति। इस तरह से फिर नीचे ऑप्शन आ सकते हैं, 1 और 2, या फिर 1 2 3 दोनों, 1 3 केवल 2 केवल 3, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप याद रखना कि ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी का झुकाव है। अब थोड़ा सा बात करते हैं संक्रांति और विषुव के बारे में। मैंने आपको बताया था संक्रांति क्या है, विषुव क्या है, थोड़ा सा इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के नाम से जानते हैं। एक तो होता है विषुव, एक और एक होती है संक्रांति। विषुव होता है जब, विषुव यानी आप याद रख सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो विषुव से आप विषुवत से याद रख सकते हैं। विषुव, विषुवत यानी विषुव यानी जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, यानी सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो विषुव होता है। और इसके अलावा जब कर्क रेखा और मकर रेखा पर होता है तो संक्रांति होती है। ठीक है, समझ आ गया, कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि विषुव यानी विषुवत, विषुवत रेखा पर होगा तो विषुव, और कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति कब, कर्क रेखा और मकर रेखा पर। अब बात करते हैं विषुव पर कब होगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं सूर्य की, सूर्य यहाँ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, ये 3 रेखा है। जैसे सूर्य यहाँ है और कब है, 21 मार्च को है, यहाँ पर 21 मार्च को है।
और मैंने आपको बताया है कि सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है हमेशा। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है और बाकी तिरछी किरणें पड़ती हैं, सीधी किरणें नहीं पड़ती है। बात करते हैं विश्व पर, यानी सूर्य कहाँ है, विश्व पर है। और कब है, 21 मार्च को है। 21 मार्च को सूर्य कहाँ है, विश्वत रेखा पर है, जिसे हम विश्व के नाम से जानेंगे। ठीक है। और अब ये सूर्य कहाँ जा रहा है, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगी, जून आएगा। और आपको पता होगा उत्तरी गोलार्ध में जून में सर्वाधिक गर्मी होती है। यानी सूर्य कहाँ आ रहा है, कर्क रेखा पर आ रहा है। वो कर्क रेखा पर कब आएगा, 21 जून को। ठीक है, याद रखना, जिसे हम कर्क संक्रांति के नाम से जानेंगे। कब आएगा, 21 जून को आएगा। कहाँ पर आ गया है, सूर्य कर्क रेखा पर आ गया है। कर्क रेखा के बाद आपको पता होगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सर्वाधिक बड़ा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा, रात छोटी, और दक्षिण गोलार्ध में उल्टा होगा इसका। ठीक है, तो कहाँ पर आ गए, अब 21 जून को आगे, और इसे कर्क संक्रांति के नाम से जानेंगे। और आपको पता है सूर्य आगे नहीं जाएगा, वापिस कहाँ पर आएगा, भूमध्य रेखा पर आएगा। अब आ रहा है फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर आ गया है, सितंबर पर 23 सितंबर को सूर्य कहाँ आ गया है, वापिस से विषुवत रेखा पर आ गया है। ठीक है, अब वापिस से कहाँ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हमारे यहाँ सर्दी सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर यानी दिसंबर में कहाँ आ गया है, मकर संक्रांति यानी मकर रेखा पर आ गया। और कब होगा, 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। तभी आपको पता होगा कि हम मानते हैं ना 25 दिसंबर को बड़ा दिन, लेकिन रियल में वो बड़ा दिन सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन नहीं होता। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, याद रखना, हमारे यहाँ दिसंबर में रात बड़ी होती है, ना कि दिन बड़ा होता है। ठीक है, मकर संक्रांति कब होगी, 22 दिसंबर को। ठीक है, अब वापिस से स्टार्ट हो गया है, कहाँ पर, सूर्य यहाँ पर आ गया है सूर्य। अब मकर रेखा से आगे नहीं जाएगा, तो वापिस से आएगा भूमध्य रेखा पर। और फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, 2 महीने के बाद मार्च में वापिस आ जाएगा। फिर इसी तरह से चलता रहता है, समझ आ गया। फिर मार्च से जून, जून से सितंबर, सितंबर से दिसंबर, फिर वापिस यहाँ से यहाँ पर। समझ आ गया आपको बात, किस तरह से संक्रांति होती है, किस तरह से विषु होता है। बस याद रखना है। जब आपको सिर्फ, अगर आपको याद नहीं रह रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो सीधा याद रखना है, पहले मार्च से स्टार्ट करना है, मार्च के बाद 2 मत छोड़ देना है, अप्रैल और मई छोड़ देना है, फिर जून आ गया, फिर अगस्त सितंबर को, जुलाई और अगस्त को छोड़ देना है, सितंबर आ जाएगा, और अक्टूबर नवंबर को छोड़ देना है, दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, तो कर्क संक्रांति कब होती है, 21 जून को होती है। विश्व 21 मार्च और 23 सितंबर। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक चीज और, कि 21 मार्च को बसंत विषु है और 23 सितंबर को शरद विषु है। और इसे कैसे याद रखना है, क्योंकि आपको पता होगा मार्च में हमारे यहाँ बसंत ऋतु होती है और सितंबर में सर्दी स्टार्ट होती है, तो इसे हम शरद विषु के नाम से जानेंगे। और मार्च में वसंत स्टार्ट होता है, तो इसे वसंत विषु के नाम से। समझ आ गया कि विषुव कब होगा और संक्रांति कब होगी, आपको ये याद रखना है ये सारा। ठीक है, और क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है, सिर्फ सिंपल एग्जाम में नहीं, जहाँ पर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई बड़ा एग्जाम है, मतलब डीपली क्वेश्चन आते तो भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखना अच्छे से कि संक्रांति कब होगी, विषुव कब होगा, तारीख भी याद रखनी है, और बाकी सब कुछ याद रखना है, नाम भी याद रखना है। अब बात करते हैं उपसौर अपसौर के बारे में, मैंने आपको इस बारे में भी बताया था। ठीक है, पहले बात करते हैं, ये है पृथ्वी का कक्ष है। ठीक है, पृथ्वी का कक्ष है और सूर्य है, पृथ्वी अपने कक्ष में चक्कर लगा रही है। ठीक है, एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, जैसे कि एक होता है सरपंच और एक होता है उप सरपंच। ठीक है, अब आप बताओ सरपंच बड़ा होता है या उप सरपंच, क्योंकि आपको सभी को पता होगा सरपंच बड़ा होता है और उप छोटा होता है। यानी इससे याद रखना है कि जो उप है, जहाँ पर उप लग रहा है, वहाँ की दूरी कम होगी, यानी वहाँ की दूरी छोटी होगी। तो इससे याद रखना है कि उप वाला छोटा होता है, तो उप वाला जो है वो छोटा होगा, यानी दूरी कम होगी। ठीक है, उपसौर कब होगा, उपसौर की दूरी मतलब याद रखना, पहले तो 14.7 करोड़। ठीक है, 14.7, सात यानी 70 भी बोल सकते हैं, वैसे 14.7 हो गया। ठीक है, कब होगा, ये उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। ये तारीख भी याद रखनी अच्छे से, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। उसके बाद बात करते हैं अपसौर की। अपसौर कब होगा, जब दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक दूरी होगी तब होगा अपसौर, जो कि होता है 4 जुलाई को। और दूरी कितनी होती है, 15.
21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो समझ आ गया आपको भी। औसत दूरी मतलब उपसौर में दूरी कम और अपसौर में दूरी ज्यादा होती है। उपसौर में कम, अपसौर में दूरी ज्यादा होती है। और उपसौर होता है 3 जनवरी को, अपसौर होता है 4 जुलाई को। थोड़ा सा ये भी समझना कि जब पृथ्वी नजदीक होती है उपसौर, यानी उपसौर होता है 3 जनवरी को, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी सर्दी होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जनवरी में सूर्य मकर रेखा पर होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है, इस कारण हमारे यहाँ सर्दी होती है। और 4 जुलाई को जब पृथ्वी दूर होती है लेकिन फिर भी यहाँ गर्मी होती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर है, आप याद रखना। और पृथ्वी की जब औसत दूरी पूछते हैं तो कितनी होगी? 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.98 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी की औसत दूरी है, पृथ्वी और सूर्य की। अब बात करते हैं मानचित्र के बारे में। ठीक है, मानचित्र कितने पर कौन कौन से हैं? एक तो है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थियोमेट्रिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र होते हैं, राजनीतिक होते हैं, थियोमेट्रिक होते हैं। भौतिक में जो मतलब प्राकृतिक चीजें हैं, जो मतलब प्रकृति ने बनाई है, जब हम उसे दर्शाते हैं तो हम उन्हें भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गई, महासागर हो गई, क्योंकि इन्हें किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो याद रखना, भौतिक मानचित्र यानी वो मानचित्र जो प्रकृति ने बनाए हैं, उन चीजों को जब दर्शाते हैं तो हम उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र यानी वो जो मनुष्य ने बनाई हैं, जो कृत्रिम रूप से हैं, जब उसे दर्शाएंगे तो हम उन्हें राजनीतिक मानचित्र के नाम से जानेंगे। समझ आ गया कि राजनीतिक मानचित्र कौन से हैं? जो मनुष्य ने बनाए हैं, जो कृत्रिम रूप से हैं, जब उन्हें दर्शाएंगे तो हम राजनीतिक मानचित्र यानी राज्य, नगर, शहर, गांव और देश। और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र, यानी एक कोई थीम के आधार पर, जब कोई एक थीम के आधार पर हम कुछ दर्शाते हैं तो उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे किसी में सड़क दर्शा रही हैं, कोई वर्षा या वन, उद्योग, इस तरह से जब दर्शाते हैं तो उसे हम थीमेटिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दिशा का पता लगाने वाला यंत्र को हम दिक् सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक् सूचक कहते हैं। इसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा में होती है, यानी जो दिक् सूचक यंत्र होता है उसमें जो सुई होती है वो हमेशा उत्तर दिशा को दर्शा रही होती है। ठीक है, दिशा का पता लगाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? दिक् सूचक। और उसकी सुई कौन सी दिशा दर्शाती है? हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाती है। अब याद रखना, वैसे तो सभी को पता होगा उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, कौन कौन सी दिशा होती है। थोड़ा सा याद रखना, उत्तर तो सभी को पता होती है, यानी ऊपर जो होती है वो उत्तर दिशा और नीचे दक्षिण हो गई। अब पूर्व पश्चिम में कई बार कोई कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं इसे थोड़ा सा आसानी से बता सकती हूँ सिंपल वे में, कि जब हम लिखते हैं कुछ, जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारी लाइन इस तरह इस ओर जाती है, यानी जिस ओर हमारी लाइन जाती है उससे हम पूर्व दिशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सी? पूर्व दिशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस ओर पूर्व दिशा और इस ओर कौन सी हो गई? दक्षिण दिशा, नहीं पश्चिम दिशा। ठीक है, पूर्व और पश्चिम दिशा। समझ आ गया आपको? थोड़ा सा मैं बता देती हूँ फिर से रिवीजन। पहले बताया मैंने घूर्णन गति, दैनिक गति जिसे हम परिभ्रमण गति के नाम से जानते हैं। फिर बताया कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और परिक्रमण गति जिसे वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, और कितना टाइम लेती है? 365 दिन 6 घंटे। ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य की परिक्रमण गति और पृथ्वी का झुकाव, अपने अक्ष पर झुके होना। फिर मैंने आपको बताया करक संक्रांति, विश्व का बताया है, मकर संक्रांति के बारे में बताया, और वसंत विषुव, शरद विषुव, इसके बारे में बताया। उस फिर बताया उपसौर और अपसौर के बारे में। और उसके अलावा बताया है मानचित्र के बारे में, कौन कौन से मानचित्र होते हैं? भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक मानचित्र होते हैं। दिशा का पता लगाने वाले यंत्र को दिक्सूचक के नाम से हमने 4 चैप्टर आपको करवा दिए हैं। अब है चैप्टर नंबर 5वां। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो मैंने अभी बताई है आपको, जो भी करवाया है, इसके अलावा आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप इस नोट्स को पढ़ लेना, और आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और इसलिए आपको कोई बुक अलग से परचेज करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐड किया है। अब बात करते हैं पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल कौन कौन सा है? एक तो है भूमंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल और चौथा है जीवमंडल। ठीक है, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसे भूमंडल में आते हैं। वो दो होता है, दो पार्ट है, एक तो है महाद्वीप, दूसरा है महासागरीय बेसिन। ठीक है,
पृथ्वी का ठोस भाग को भूमंडल के नाम से जानते हैं। कितना है? महाद्वीप और महासागरीय बेसन। वायुमंडल की बात करते हैं। पृथ्वी के जो चारों ओर जो गैसें फैली है, जो कि आवरण है, उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी गैसें, धूलकण आदि शामिल है। उसके बाद बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल में जो जल का पार्ट है, जितना भी पानी है, उसे हम जलमंडल में मानते हैं। और वो कौन कौन से हैं? कहाँ होगा? सागर और महासागर में, जहाँ भी जल है। इसके अलावा बात करते हैं जीवमंडल। जीवमंडल में कौन सा आ जाएगा? जो जल, भूमि और वायु में रहने वाले जो जीव है, उन्हें हम जीवमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जल, भूमि और वायु में रहने वाले जीवों को। थोड़ी सी बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले चढ़ाई करने वाले, सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी? एडमंड, न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी ने। हिलेरी ने सबसे पहले चढ़ाई की थी। और इंडिया का कौन है? तेंजिंग शेरपा। ठीक है, तेंजिंग शेरपा है। उन्होंने कब की? 29 मई 1953 को सबसे पहले चढ़ाई किसने की? न्यूजीलैंड के हिलेरी है। और इंडिया के कौन है? शेरपा है। और सब पहली महिला कौन है विश्व में? जुंको ताबेई है। ठीक है, जुंको ताबेई है। कब? 16 मई 1973 को। 16 मई 1973 को जुंको ताबेई। और भारत की महिला कौन है? बछेंद्री पाल, 23 मई 1984 को। ठीक है, याद रखना, बस ये चार नाम याद रखना है कि सबसे पहले चढ़ाई किसने की विश्व में? तो की एडमंड हिलेरी ने। भारत में की तेंजिंग शेरपा ने। और महिला में विश्व में तो है जुंको ताबेई, और भारत की है बछेंद्री पाल। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इसे ये जिक्के के थ्रू भी आ जाता है, और ज्योग्राफी होती है वहां भी आ जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर। ठीक है, 8,848 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। वैसे अब इसे हम 8,850 मीटर भी मानते हैं, यानी लगभग 9 किलोमीटर के लगभग है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, कौन है? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का सबसे गहरा भाग है प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, ऊंचा शिखर तो हो गया माउंट एवरेस्ट, और सबसे गहरा भाग हो गया प्रशांत महासागर की मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। ठीक है, 11,022 मीटर है। किसके? मेरियाना ट्रेंच या फिर मेरियाना गर्त का। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसमें यूरोप रह गया, यूरोप का नाम नहीं है। ठीक है, लेकिन वो है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और यूरोप है। ठीक है, यूरोप का नाम नहीं है, आप ऐड कर लेना यहाँ पर यूरोप का, शायद ही मिस्टेक से रह गया है। यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग को हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं, जो कि रसिया का पार्ट है, रूस का पार्ट है, उसे हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं, जो कि यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग है। अब याद रखना, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। यानी सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है, जो कि गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, याद। वैसे आपको पता होगा कि जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि जैसे वो गर्म होगा, वहां पर आंधियां चलती होगी, धूल भरी, इस तरह से आता है। लेकिन याद रखना, रेगिस्तान का मतलब होता है कि जो शुष्क एरिया होता है। शुष्क एरिया ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर बरसात की या पानी की कमी होने के कारण जो शुष्क एरिया होता है उसे रेगिस्तान कहा जाता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ रेगिस्तान सिर्फ गर्म नहीं होते, रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं। ठीक है, जो कि उच्च अक्षांश है वहां पर जो रेगिस्तान होते हैं वो ठंडे रेगिस्तान है, लेकिन वो रेगिस्तान तो वो भी है। ठीक है, तो याद रखना, सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा है, जो कि एक गर्म रेगिस्तान है, और कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि है अफ्रीका में है। कौन सी नदी है? नील नदी है, अफ्रीका में है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सबसे बड़ी नदी अमेजोन। याद रखना, लंबी नदी यानी लंबाई में, और अमेजोन यानी इसमें पानी की मात्रा, यानी जो पानी का इतना है वो ज्यादा है। तो बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन हो गई, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। ठीक है, याद रखना दोनों बातें, कि
लंबी नदी तो होगी नील और बड़ी नदी होगी अमेजन। ठीक है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ स्थायी मानव का निवास नहीं है। ये बात याद रखना कि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, स्थायी मानव इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर मानव नहीं है। ठीक है। वहां पर भी जाते हैं, जैसे खोज वगैरह करने अनुसंधान वगैरह के लिए जाते हैं, वैसे नहीं जाते हैं, वैसे नहीं रहते वहां पर। लेकिन अंटार्कटिका में स्थायी मानव का निवास नहीं है। ठीक है। वहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, वो एक ठंडा इलाका है जो कि ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुव पर। अंटार्कटिका में स्थित भारत का शोध केंद्र कौन सा है? मैत्री एवं दक्षिण गंगा। नाम याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि अंटार्कटिका में स्थित भारत का शोध केंद्र मैत्री एवं दक्षिण गंगा। इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से कौन सा शोध केंद्र अंटार्कटिका में भारत का है, इस तरह से आ सकता है। तो आप याद रखना मैत्री और दक्षिण गंगा। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर भूमि है। ठीक है। 71% भाग कौन सा है? जल, और 29% है स्थल। आगे बात करते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है। यानी अगर 100 लीटर जल है, अगर 100 लीटर जल है तो 97 लीटर से ज्यादा जल कहाँ मिलेगा आपको? महासागरों में। ठीक है, याद रखना। पृथ्वी पर अगर 100 लीटर जल है तो 97 लीटर से ज्यादा जल महासागर में मिलेगा। समझ आ गया कि महासागर में कितना पार्ट है? 97% से अधिक है। पृथ्वी पर कितने महासागर है? 5 महासागर है। कई जगह 4 आता है, कई जगह 3 आता है, लेकिन कितने मानते हैं? 5 है। 7 महाद्वीप, 5 महासागर। कौन कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। आर्कटिक को हम उत्तरी महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर। कई बार इसको सागर भी मान लेते हैं और कई बार महासागर मान लेते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है। क्षोभ मंडल यानी इस तरह से, अगर ये है पृथ्वी, तो सबसे पहले ये हो गया क्षोभ मंडल, फिर आ गया ये समताप मंडल, फिर ये मध्य मंडल, और ये फिर आयन मंडल, और ये हो गया बहिर्मंडल। समझ आ गया कि सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आपको ये क्रम इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये क्रम कई बार पूछ लेता है। क्षोभ मंडल की परतें बताइए क्रमानुसार। ठीक है। और वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैसों से बना है। कौन किससे बना है? मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन लगभग 78% है, और ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन है 78% है लगभग, और ऑक्सीजन है 21%। ठीक है। तो याद रखना कितना है? ठीक है, आप इसे अच्छे से याद रखना। आपको 5 चैप्टर समझ आ गया? थोड़ा सा इसे मैं रिवीजन करवा देती हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है। पहले हमने बात की परिमंडल के बारे में। भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है और जीवमंडल है। ठोस भाग है महाद्वीप महासागर, तो हो गया भूमंडल। वायुमंडल के चारों ओर जो पार्ट है वो हो गया वायुमंडल। और जलमंडल यानी सागर महासागर। जीवमंडल हो गया जल, भूमि और वायु का। फिर हमने बात किया माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक है, वो याद रखना। सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट हो गया। सबसे गहरा भाग हो गया मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है। वो कितना है? 11,022 मीटर। 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एक यूरोप। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है उसे यूरेशिया के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान है, जो कि सहारा है। और कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे लंबी नदी नील है, जो कि अफ्रीका में है। और सबसे बड़ी नदी अमेजोन है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में ही है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ स्थायी मानव नहीं रहता है। और इसके अलावा अंटार्कटिका में भारत का जो शोध केंद्र है उसे उसका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगा। पृथ्वी के 71% भाग पर तो है जल और 29 पर है भूमि। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर 5 महासागर है, जिसका नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर, या फिर इसे अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। वायुमंडल की 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल हो गई, समताप मंडल हो गई, मध्य मंडल हो गया, और आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों से मिलकर बना है।
अब हम बात करते हैं छठे चैप्टर के बारे में। ठीक है, हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम छठा चैप्टर पढ़ेंगे। अपर्दन। पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। यानी एक तो होता है अपक्षय, यानी अपने ही स्थान पर चट्टान का टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। याद रखना, अपने ही स्थान पर चट्टान का टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। और वही अपक्षय यानी जो अपक्षय में जो भी पदार्थ टूटे फूटे हैं, अगर वो वहां से ट्रांसपोर्ट होकर यानी परिवहन के माध्यम से दूसरी जगह चले जाए तो उसे हम अपर्दन के नाम से जानेंगे। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह को टूट कर घिस जाने को, यानी जो ये सतह इस तरह से सतह है, अगर ये मतलब घिसकर इस तरह से छोटी हो गई तो इसे हम अपर्दन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं पर्वत। एक तो होते हैं वल्लित पर्वत, एक बरसोत, दूसरा होता है बरसोत पर्वत जिसे हम रिफ्ट माउंटेन भी कहते हैं। बरसोत थोड़ा सा अजीब सा है तो इसे हम रिफ्ट माउंटेन के नाम से याद रखेंगे। और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। पहले बात करते हैं वल्लित पर्वत की। वैसी पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। एग्जाम्पल में उत्तरी अमेरिका का प्लेशियन, रूस का यूराल, भारत का अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो ये एग्जाम्पल है उसे अच्छे से याद रखना क्योंकि इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, जो उत्तरी अमेरिका में प्लेशियन है और रूस में यूराल पर्वत है वो कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। और भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व का सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पुराना कौन सा है, तो विश्व का भारत की अरावली है। ठीक है, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला। अब बात करते हैं ब्रह्मोत्सव यानी रिफ्ट माउंटेन के बारे में। जब किसी पर्वत श्रृंखला का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब उसे रिफ्ट माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल है यूरोप की राइन घाटी। याद रखना, किसी पर्वत का यानी बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, जो ब्रह्मोत्सव पर्वत के ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड होस्ट और नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ठीक है, याद रखना होस्ट पर्वत भी आते हैं कि होस्ट पर्वत कौन से होते हैं। ठीक है, यानी जो ऊपर उठा हुआ भाग रह जाता है जैसे इस तरह से है, ये 3 है। ठीक है, जब ये धंस जाता है नीचे जैसे इस तरह से, ये धंस गया नीचे, ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है, ठीक है, और ये होस्ट पर्वत हो गया और नीचे द्रोणिका हो जाएगा। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। एग्जाम्पल में अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजिया। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वत यानी ज्वालामुखी के कारण बनता है, जैसे माउंट किलिमंजारो। जो एग्जाम्पल है उन्हें अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, वो भी सीधे और सीधे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप में है। समुद्र की सतह से सबसे बड़ा पर्वत है। जैसे जो माउंट एवरेस्ट है वो तो समुद्र सतह से कितना है, लगभग 8,848 बताया था मैंने आपको। ठीक है, लेकिन जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप में है मानाकी पर्वत, ये समुद्र सतह से सबसे बड़ा है जो कि है 10,205 मीटर। ठीक है, यानी सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है, इसकी। अब बात करते हैं पठार के बारे में। जो ऊंची उठी हुई सपाट भूमि, यानी एक तो इस तरह से होगा वो तो होगा पर्वत, यानी जो, लेकिन जब ये इस तरह से सपाट भूमि बनती है ऊपर तो उसे हम पठार के नाम से जानते हैं। यानी ऊपर उठी हुई सपाट भूमि ऊंचाई 100 मीटर से अधिक यानी कई हजार मीटर तक हो सकती है, वो होगा पठार। एग्जाम्पल में भारत में दक्कन पठार। ठीक है, दक्कन का पठार और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये याद रखना, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। एग्जाम्पल में भारत का दक्कन पठार हो सकता है, तिब्बत का पठार। उपयोगी होते हैं क्योंकि खनिजों की प्रचुरता होती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो भारत का दक्कन पठार है वहां पर खनिज प्रचुर मात्रा में है, जहां पर छोटा नागपुर भी आता है। मैंने बताया था अभी, भारत में छोटा नागपुर पठार जहाँ पर लोहा कोयला मैंगनीज है, और यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात भी है। ठीक है, ये नाम याद रखना। जो भी यहाँ पर जितना भी कुछ भी लिखा हुआ है अगर यानी याद रखना, वहां से सीधा क्वेश्चन आएगा, आपको इससे शॉर्ट नहीं करना है।
ऐसा नहीं कि आपको एक लाइन छोड़ दी दूसरी याद कर ली, आपको जितना लिखा है वो सब याद करना है, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट में और इससे शॉर्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखना, पठार ऊंची उठी सपाट भूमि को पठार कहते हैं। 100 मीटर से 1000 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं भारत में, जैसे दक्कन का पठार। और याद रखना, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। उपयोगी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर खनिजों की प्रचुरता होती है। और भारत में छोटा नागपुर का पठार है, जैसे कि जहाँ पर लोहा कोयला मैंगनीज बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। और यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी है, वहाँ पर एक हुंड्रू जलप्रपात भी है। मैदान क्या है? समतल भूमि जो 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, यानी समतल भूमि होती है, उसे मैदान के नाम से जानते हैं। जैसे कोई भी नदी का मैदान हो, जैसे गंगा नदी का मैदान हो गया, यमुना का मैदान हो गया, इस तरह से यानी नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है वो मैदान होता है, जो 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, और वो एक समतल भूमि होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसका रिविजन करवा देती हूँ आपको। पहले अपर्दन को पढ़ा है, अपर्दन क्या है, फिर पर्वत का वलित हो गया, बनस्रोत हो गया, ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना। आपको ये इस परिभाषा से ज़्यादा जरूरी एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन हो गया, रूस का यूराल हो गया। और भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी हो गई। ब्रह्मोत्सव पर्वत यानी रिफ्ट माउंटेन यूरोप की राइन घाटी हो गया। ठीक है, और ज्वालामुखी पर्वत में अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो हो गया, और जापान का फ्यूजियामा हो गया। और फिर प्रशांत महासागर में स्थित माना पर्वत है, जो समुद्र सतह से भी सबसे बड़ा पर्वत है। पठार मैंने बता दिया, ऊंची उठी हुई सपाट भूमि को हम पठार के नाम से जानते हैं। और भारत का छोटा नागपुर का पठार, वहां पर स्वर्णरेखा है, वहां पर एक हुंड्रू जलप्रपात है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और समतल भूमि, वहां पर उसे हम मैदान के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर। 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अब आ गया है 7वां चैप्टर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। एक बात जो मैंने अभी बोली है कि जितने भी यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप उसे अच्छे से याद करना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सीधे आते हैं। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 2011 तक आबादी 120 करोड़ से अधिक हो गई। चीन के बाद जनसंख्या में दूसरा स्थान है भारत का विश्व में। ठीक है, और उत्तरी भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, जैसे ये भूमध्य रेखा हो गई, ये 0 डिग्री हो गई, ग्रीनविच रेखा, और भारत यहाँ पर स्थित है। ये कौन सा हो गया? यहाँ से तो हो गया पूर्वी, यहाँ से हो गया उत्तर, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा कहाँ है? 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भूमि का विस्तार कितना है ये याद रखना है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण अक्षांश तक। ठीक है, 8 4 37 6 याद रखना, 8 4 37 6। और देशांतर कितना है? 68 7 पूर्वी से 97 25 पश्चिमी तक। ठीक है, 8 4 37 6 याद रखना, ये दक्षिणी नहीं है, ये उत्तरी है। याद रखना, ये यहाँ पर गलत लिख दिया है, उत्तरी है। ठीक है, 8 4 उत्तरी से 37 6 उत्तरी, और 68 7 पूर्व से ये भी पूर्वी है, 97 25, यानी अक्षांश में आगे उत्तरी आएगा और देशांतर में पूर्वी आएगा। ठीक है, 8 4 से 37 है, 68 7 से 97 25। अब बात करते हैं, यह है उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। पूर्व में है अरुणाचल और पश्चिम में क्या है? कच्छ है। ठीक है, याद रखना, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल और पश्चिम में कच्छ है। ठीक है, और याद रखना, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है? 3200, और पूर्व से पश्चिम 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना, अच्छे से क्वेश्चन आता है यहाँ से। भारत के स्थल सीमा से जुड़े पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। पहले है, यहाँ से लगभग होता है, जैसे ये बात हो गई, यहाँ से लगभग हो जाएगा पाकिस्तान, और यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर हो गया चीन, यहाँ पर हो गया नेपाल, और यहाँ पर साथ में भूटान आ जाएगा, और यहाँ पर म्यांमार है, और यहाँ पर भारत का यहाँ बीच का पार्ट है,
तो यहाँ हो गया बांग्लादेश। ठीक है, याद रखना 7 देश है कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 7 देश है कहाँ से, स्थल सीमा से जुड़े हैं। और समुद्र सीमा से 2 है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, समुद्र सीमा से श्रीलंका और मालदीव जुड़े हैं, और स्थल सीमा से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ा है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। उसके 3 पार्ट है। पहला है वृद्ध हिमालय या हिमाद्री, दूसरा है मध्य हिमालय यानी जिसे हिमाचल के नाम से जानते हैं, और तीसरा है शिवालिक। ठीक है, वृहद हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, और शिवालिक। वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, वृहद हिमालय में है, याद रखना कहाँ पर है, हिमालय पर्वत के वृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट स्थित है। द्वीप समूह है, 2 तरह के हैं। एक तो आ गया लक्षद्वीप जो कि उत्तर अरब सागर में है, और है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप में लगभग 32 द्वीप समूह है। ठीक है, लगभग 32 द्वीप समूह है, ये भी याद रखना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है, और इसकी आकृति कौन सी है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरवन है का निर्माण करती हैं, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं 8वें चैप्टर की। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका 7वें चैप्टर का रिवीजन करवा देती हूँ। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 किलोमीटर। ठीक है, और कश्मीर से कन्याकुमारी यानी उत्तर से दक्षिण के बीच चौड़ाई है 3200, और पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश पश्चिम कच्छ के बीच 2900 किलोमीटर। 2011 तक आबादी लगभग 120 करोड़ से अधिक हो गई है। चीन के बाद दूसरा स्थान है, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के मध्य से गुजरती है। भूमि का विस्तार 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश, और 68,7 से 97,25 पश्चिमी अक्षांश। ठीक है, भारत की स्थल सीमा से 7 देश जुड़े हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और भारत की समुद्री सीमा के पड़ोसी देश 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य गोवा है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला के 3 पार्ट है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। वृहद हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और द्वीप समूह 2 है, अरब सागर में लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। एक बात याद रखना, हम आपको इतना सिंपली बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको आगे विस्तार से बताएं, क्योंकि हम सिर्फ आपको एनसीईआरटी करवा रही हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी, यानी जो कि उस बुक में लिखा हुआ है, हम केवल आपको वो ही बता रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 8 नंबर चैप्टर के बारे में। ठीक है, शीत ऋतु। ठंड के मौसम में सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती, परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है। यानी जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो कर्क रेखा पर जब हम स्थित, जो मतलब भारत स्थित है, यानी समझ आ गया। और मकर रेखा पर यानी दक्षिण गोलार्ध में कब होगी सर्दी, जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा। ठीक है, ठंड के मौसम में सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती है, परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है। कब, जब सूर्य मकर रेखा पर होता है। ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, परिणाम तापमान अधिक हो जाता है, दिन में शुष्क और गर्म हवाएं यानी लू चलती है। ठीक है, बात करते हैं वर्षा का मौसम कब होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। हवा बंगाल की खाड़ी से, जैसे इस तरह से भारत है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से, मतलब ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, यानी बंगाल की खाड़ी से, तो यानी इस तरह से हवा चलती है। ठीक है, ये भारत का पार्ट है इस तरह से, और अरब सागर से इस तरह से चलती है। समझ आ गया आपको बात। ठीक है,
बहती है और साथ में नमी लाती हैं। पवनें पहाड़ों से टकराकर वर्षा करती है, जैसे यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस तरह से टकराती है। फिर आगे हिमालय आ गया, वहाँ से सीधा चलती है तो मैदानी भाग में बारिश होती है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से शरद ऋतु यानी मानसून लौटने का समय, वर्षा का मौसम, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, इससे हम दक्षिणी, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। शरद ऋतु मानसून लौटने का समय, पवनें स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं और भारत में दक्षिणी भागों में वर्षा होती है। ठीक है, हवाएं वापिस आएगी, इस तरह से आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मतलब जब हवाएं यहाँ स्थल भाग से आती है तो यहाँ से जल ग्रहण कर लेती है, यानी थोड़ा सा यहाँ से आते हैं तो जल ग्रहण कर लेती है और इस तरह से यहाँ पर इस पार्ट में वर्षा करवाती है। लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं होती है क्योंकि स्थल भाग से सीधी आती है, लेकिन यहाँ का जल ग्रहण कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर वर्षा होती है। भारत के प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं? दिसंबर से फरवरी का मौसम होता है ठंडा मौसम, जिसे हम सर्दी कहते हैं। और मार्च से मई गर्म मौसम, जो कि गर्मी होगी। जून से सितंबर होगा वर्षा, और अक्टूबर से नवंबर शरद ऋतु। समझ आ गया? दिसंबर से फरवरी ठंडा मौसम सर्दी, और मार्च से मई गर्म मौसम गर्मी, और जून से सितंबर वर्षा, और अक्टूबर से नवंबर शरद ऋतु। अब बात करते हैं जलवायु की। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम का औसत, यानी जैसे मतलब आज गर्मी है, कल गर्मी है, फिर गर्मी है, फिर गर्मी है, यानी एक लंबा टाइम हो गया गर्मी गर्मी है, तो वहाँ की जलवायु कौन सी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे आज गर्मी है कल सर्दी है फिर मौसम बारिश का मौसम है, तो उसे हम सिर्फ मौसम कहेंगे, उसे हम जलवायु नहीं कहेंगे। जलवायु क्या होता है? अनेक वर्षों में मापी गई मौसम का औसत होता है जलवायु। मानसूनी जलवायु क्या है? भारत की जलवायु को मोटे तौर पर कहा जाता है, यानी भारत की जलवायु अगर आपसे पूछ ले तो आप कौन से कहेंगे? मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लाया गया है, जिसका अर्थ मौसम होता है। ठीक है, याद रखना, अरबी भाषा का शब्द है मानसून, मौसम से, जिसका अर्थ मौसम होता है। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, जैसे राजस्थान का बीकानेर गर्म, लेह लद्दाख ठंडा रहता है। ठीक है, भारत की जलवायु में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है, जिस कारण एक पार्ट तो जब गर्म होता है उसी टाइम दूसरा पार्ट में मतलब दूसरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार आया और आगे भी आएगा। तो मेघालय के मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है विश्व की। ठीक है, भारत की जलवायु बता दिया मैंने, ये लेह लद्दाख ठंडा और बीकानेर गर्म होता है। ठीक है, ये हो गया 7वां चैप्टर कंप्लीट, यानी एन नहीं 8वां चैप्टर कंप्लीट और NCERT भी कंप्लीट। थोड़ा सा इसका रिविजन करवा देती हूँ। शीत ऋतु क्या है? जब सीधी नहीं पड़ते तो तापमान कम हो जाता है, शीत ऋतु होती है। सीधी पड़ती है तो गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्षा का मौसम दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और हवा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर चलती है, साथ में नमी लाती है। और शरद ऋतु यानी मानसून लौटता है और पवनें बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। भारत के दक्षिण भागों में वर्षा होती है। और उसके बाद मैंने मौसम बता दिया, सर्दी गर्मी वर्षा और शरद ऋतु का जलवायु बता दिया। मानसूनी जलवायु है भारत की, और अरबी के मौसम से लिया, जिसका अर्थ मौसम होता है। भारत की जलवायु में भिन्नता होती है, जैसे राजस्थान का बीकानेर गर्म हो जाता है, तो इसी तरह लेह लद्दाख ठंडा होता है। विश्व के सर्वाधिक सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। ये हो गई हमारी NCERT कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एक, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी आपको। इसके अलावा कहीं से भी NCERT की कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये एक लेसन देख लेते हो जो मैंने अभी करवाया है और ये पढ़ लेते हो रिविजन में, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आने वाली क्लासेज में हम आपको दूसरी 7th की 8th की 9th की इस तरह से NCERT कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा कल से हम आपके लिए, जो कि ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसे भूगोल घटना चक्र कहा जाता है, उससे उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा बाकी लेसन जो भी है हम आगे उसे भी कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा करवाया गया अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।